हेलो फ्रेंड्स, एमएस मैथ्स के फिजिक्स के टॉपिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं, किरण प्रकाशिकी मतलब रे ऑप्टिक्स के साथ। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, और मैं बता देना चाहूंगा कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण। ये 5 चीजें पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में और दूरदर्शी के बारे में। फिर हमारा जो वीडियो होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन की नॉर्मल जो परिभाषा है वो हम पढ़ते आ रहे हैं आज से आज तक, कि किसी समतल प्रकाश की सतह से प्रकाश टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में लौट जाता है, मतलब थोड़ा परावर्तित हो जाता है, उसको हम परावर्तन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में एक प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है और वह अभिलंब के साथ, इसको अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल। अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल। यहाँ पे ये है अभिलंब, ये इसको कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आई कोण बना रही है और टकरा कर वापस उसी कोण से उसी तल में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या, एक तल से प्रकाश की किरण का आना और पुनः उसी तल में जाना वापस ही परावर्तन कहलाता है, अगर नॉर्मल भाषा में हम देखें। अब बात करते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम से पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे कोण आई और कोण आर जो है वो अपवर्तन कोण, सॉरी आयतन कोण और परावर्तन कोण है। ठीक है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब नियम ये कहता है कि कोण आई और कोण आर बराबर होंगे, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे। इधर देख सकते हैं आप, ये एक ही तल दिख रहा है, एक ही जो अक्ष से बना है एक्स और वाई अक्ष से, उसी तल में वापस जाएगी। फिर देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है उसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड यानी चाल नहीं बदलती है, जबकि उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब आगे की ओर चलते हैं। परावर्तक पृष्ठ के बारे में पढ़ते हैं कि परावर्तक पृष्ठ कौन कौन सी होती है, परावर्तन किन किन के द्वारा होता है। परावर्तक पृष्ठ दो प्रकार की होती है, समतल पृष्ठ और गोलीय पृष्ठ। समतल पृष्ठ और गोलीय पृष्ठ में अंतर यह है कि जो समतल पृष्ठ होती है उसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आभासी और काल्पनिक दर्पण, जो उसका दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, बिंब के बराबर और वस्तु का पार्श्व परिवर्तन होता है। बिंब के बराबर और वस्तु का पार्श्व परिवर्तन। अब पार्श्व परावर्तन क्या है, इधर आप इस आर जो अंग्रेजी वर्ड है उसकी डायग्राम और इस तरह की डायग्राम को आप देखकर समझ सकते हैं कि पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है। पार्श्व परावर्तन का सीधा सा मतलब है कि हम जहां खड़े हैं उसका विपरीत दिखाई देना, उल्टा दिखाई देना। जैसा कि हम देखते हैं कांच में, हम अगर देखते हैं तो हमारा राइट हैंड लेफ्ट की ओर होता है, लेफ्ट हैंड राइट की ओर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ कंडीशन होती है, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा टॉप इसमें आता है प्रकार गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो आते हैं, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, या इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में, यानी अभिसारी दर्पण, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब इनको अपसारी और अभिसारी क्यों कहते हैं, इनका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी, हम दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनाएंगे, बिंब बनाएंगे, उसका मापन कैसे करेंगे, उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उनको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको एक्स वाई एक दिख रही होगा। एक्स वाई में क्या हो रहा है कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। अवतल दर्पण इस प्रकार का, उसमें कर्व होता है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इस प्रकार का अवतल दर्पण में
कर्व पाया जाता है। ओके, अब बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में आप देख ही रहे हैं, कर्व की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे इस तरफ की जो भी होगी, इस तरफ देखते हैं हम, यहाँ पे जिधर मैं तीर कर रहा हूं उस तरफ कोई भी अगर चीज अगर हम मापेंगे तो वो प्लस में होगी, और उसका अपोजिट अगर हम इस तरफ कोई चीज मापेंगे तो वो माइनस में होगी। उसका मेजरमेंट माइनस होगा, बिकॉज ये दिशा दर्शाने के लिए होता है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष लिखा हुआ है। मुख्य अक्ष का मतलब होता है कि जो, इसको प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहते हैं, जो दर्पण के एकदम सेंटर से होके गुजरती है। फिर हम देखते हैं ये फोकस है। फोकस का मतलब होता है कि जो वक्रता केंद्र है उसकी आधी दूरी जो होती है फोकस होती है। वक्रता केंद्र जो होता है, जो कर्व आपको दिख रहा है, इसका सेंटर पॉइंट है, इसका केंद्र है। जिस गोले से ये कर्व काटा जाता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र माना जाता है, वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। एक्स वाई जो होता है उसको द्वारक कहते हैं, मतलब जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। उत्तल दर्पण को आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण में उभरी हुई सतह पाई जाती है। इस तरफ आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण में हमेशा उभरी हुई सतह होती है, और अवतल दर्पण में हमेशा धसी हुई सतह से परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस की एफ होती है, जबकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो प्लस एफ होती है। माइनस एफ इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी होती है ना वो उल्टी साइड में होती है, यानी आभासी होती है। जो दर्पण के पीछे की ओर फोकस होता है, और मैंने अभी आपको बताया इस तरफ की जो हम दूरियां मापेंगे इधर वाली वो सारी माइनस होगी, और इधर वाली जो सारी दूरियां मापेंगे वो सारी प्लस होगी। इसलिए फोकस दूरी जो उत्तल दर्पण की होती है वो माइनस एफ होती है, और फोकस दूरी जो इसकी होती है वो प्लस की एफ होती है। ओके, अब हम बात करेंगे, एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट पॉइंट ये है कि हम बात करते हैं नोट पॉइंट के बारे में। हमारा नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आर है यानी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस लेंथ यानी फोकल लेंथ की दोगुनी होती है, या फिर जो फोकल लेंथ है वो आर की आधी होती है। ये सीधा सा इसमें रिलेशन है, इंपोर्टेंट रिलेशन है, बहुत से न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं। फिर हम देखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्पण समीकरण जिसको कहते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब v और u और f क्या है उन सबको हम देखते हैं। f जो है वो फोकस दूरी है। फोकस दूरी का मतलब है पोल से लेकर फोकस तक की दूरी। फिर हम देखते हैं v यानी प्रतिबिंब दूरी, जहां से पोल से लेकर प्रतिबिंब कितनी दूरी तक बना है उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। फिर बात करते हैं बिंब दूरी को, जिसको हम u कहते हैं, उसको बिंब दूरी कहा जाता है, यानी बिंब पोल से कितनी दूरी पर रखा गया है। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक हमारा दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र होता है दर्पण के लिए m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी मैं पहले बता चुका हूं बिंब की दूरी है, और u जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। ओके, अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता के परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा यह है कि ये एक मात्रकहीन विमाहीन अंक है जो कि प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति प्रतिबिंब का जो नेचर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये अंक होता है, एक प्रकार का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रतिबिंब का निर्धारण होता कैसे है उसको हम जरा देख लेते हैं। इसका निर्धारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। m से प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण कैसे, यानी आवर्धन क्षमता से प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण कैसे होता है, तो हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ से m का चिन्ह देख सकते हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। प्लस होता है अगर m का चिन्ह तो उसको हम कहते हैं सीधा या आभासी। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जहां पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा वहां हमेशा प्रतिबिंब सीधा होगा, और दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं कि जहां पे वास्तविक बनेगा वहां पे सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसकी एक ट्रिक भी है, वाव। वाव मतलब वास्तविक, उ मतलब उल्टा। ओके, वाव नाम से इसको याद रख सकते हो। वाव मतलब वास्तविक, उ मतलब उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, यानी हम देख सकते हैं प्लस के साथ सीधा और आभासी बन रहा है, दूसरा हम देखते हैं उल्टा और वास्तविक बन रहा है। फिर हम देखते हैं m के मान, m का ओनली मैग्नीट्यूड देखना है अपने को, उसमें प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं देखना। अगर m की वैल्यू
1 से छोटी है तो हम क्या मानेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से छोटा बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम मानेंगे कि प्रतिबिंब और बिंब जो है वो बराबर हाइट में है, बराबर साइज है उनकी। फिर हम देखेंगे m अगर बड़ा है 1 से तो प्रतिबिंब भी बहुत बड़ा बनेगा। फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि माना एक दर्पण की आवर्धन क्षमता प्लस 1.5 है, तो बताइए ये प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हम देखो m इज इक्वल टू है प्लस 1.5, तो प्लस से अगर हम पता लगाएं यहां से देखते हैं तो प्लस का मतलब होता है सीधा और आभासी। फिर हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है 1.5, अगर यहाँ पे माइनस 1.5 भी होती तो हम उसको 1 से ही बड़ा कहते, क्योंकि मैंने कहा था ओनली यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड देखना है, ओनली परिमाण देखना है, गणितीय अंक देखना है। तो जो गणितीय अंक है वो 1 से बड़ा है, मतलब बिंब कैसा, मतलब सॉरी प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंब से बड़ा होगा, सीधा और आभासी होगा। इस प्रकार हम प्रतिबिंब की प्रकृति का इसमें निर्धारण कर सकते हैं। आगे की और टॉपिक हमारा चलता है, यहाँ से सब थोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब ये है उत्तल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। उत्तल दर्पण से परावर्तन के कुछ नियम है। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाता है कि उत्तल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब वस्तु अनंत पे होती है, मैं आपको सारे डायग्राम बना के बताऊंगा। जब वस्तु अनंत पे होती है तो क्या होता है, यहाँ से सीधा एक आती है इसके समांतर और एक आती है यहाँ से यहाँ पर। अब देखो यहां से क्या होगा कि जो भी अक्ष के समांतर रेखा आती है वो सदैव फोकस से होकर जाती है, ओके। और जो पोल से टकराती है वो पोल पर उसी कोण से वापस चली जाती है, ठीक है, उसी कोण से वापस निकल जाती है। ये है हमारा डायग्राम। इसमें मैं समझाऊंगा आपको कि जो 5 नंबर पे जो डायग्राम बन रहा है, ठीक है, अनंत पे अगर कोई भी होगी तो ये ऐसे आएगी। अनंत से कोई भी रेखा आएगी वो इस प्रकार आएगी, और इस प्रकार आने के बाद आगे आपको बताऊंगा कि अनंत से जो भी किरणें आएगी उन सभी का जो डायग्राम बनेगा वो फोकस पे बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 नंबर, यानी इधर से हम देख सकते हैं अनंत जो है वो 5 नंबर पे है, और इधर से हम देख सकते हैं कि अनंत से आने वाली जो भी किरणें हैं उन सबका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। फोकस पे उनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। फोकस पे उनका प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा हम देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बीच में कि भाई जो कर्वेचर पॉइंट है यानी केंद्रक है, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक या सी कहते हैं। उससे उन दोनों के अगर बीच में होगा यहाँ पे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 का जो प्रतिबिंब है वो बनेगा यहाँ पे, यानी कर्वेचर पॉइंट और फोकस के बीच में बनेगा यहाँ पे। फिर हम तीसरा देखते हैं कि अगर ये सी पर होगा तो वो सी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और एकदम बराबर बनेगा, बिंब और प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो बराबर होगी। चौथा हम देखते हैं अगर वो सी और एफ के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, यानी अनंत और सी के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा। अगर हम देखते हैं छठी स्थिति, सॉरी 5वीं स्थिति, यानी फोकस पे अगर कोई भी बनेगा तो फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसका अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है सिक्स्थ कंडीशन, जो पोल और एफ के बीच में अगर कोई भी प्रतिबिंब ने सॉरी ऑब्जेक्ट रखा है तो वो पर्दे के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा टॉपिक होगा उत्तल दर्पण की से परावर्तन। उत्तल दर्पण से परावर्तन कैसे होगा। उत्तल दर्पण से परावर्तन की अगर हम बात करते हैं तो ये है दृश्य क्षेत्र। उत्तल दर्पण इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे परावर्तन सिर्फ 2 जगहों से ही होता है, मतलब 2 ही इसमें कंडीशन होती है, या तो अनंत पे हो या अनंत और फोकस के बीच में हो, यानी दृश्य क्षेत्र में हो जहां से हम देख सकते हैं उसके। अगर अनंत पे होगा तो उसका डायग्राम बनेगा, उसका जो बिंब होगा वो उत्तल दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, और अगर उन दोनों के बीच में है तो उत्तल दर्पण के पीछे के, मतलब दोनों कंडीशन में उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट था ऑप्टिक्स का, ठीक है। आई होप आपको ये परावर्तन जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छे से समझ में आया होगा।